नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के हमारे प्राइम एजेंडा पे होंगे जुडिशियल अपॉइंटमेंट, परमाफॉस्ट मेल्टिंग। ओके, सो जम्मू एंड कश्मीर में एक नई प्रॉब्लम आ रही है। विल लुक इनटू दैट। इंडिया चाइना रिलेशन जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, आर दे गुड, आर दे बैड, या चाइना का ब्लफ है ये? तो इन एस्पेक्ट्स को देखेंगे। एंड देन फूड वेस्टेज में इंडिया नंबर 1 है। तो इंडिया के अंदर एक पैराडॉक्स होता है कि कुछ लोगों को खाना मिलता नहीं है और कुछ लोगों को लिए खाना जो है, मतलब हमारे यहाँ पे फूड वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है। एंड देन डीएनए को थोड़ा समझा जाएगा। सो इन एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। आइए देखते हैं आज के सेशन में। सो फ्रंट पेज पे जो न्यूज़ पहली हम लोग कवर करेंगे, दैट इज़ रिलेटेड टू कोलिजियम क्लियर्स द जजेस ट्रांसफर। तो आपको एक चीज़ हम बता दें यहाँ पे, दी कोलिजियम है क्या? बेसिकली सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद, मतलब फर्स्ट जज केस हुआ जिसके अंदर ये कहा गया था कि प्रेसिडेंट विल डिसाइड कि जुडिशरी से इनपुट जो होगा वो कंपलसरी नहीं होगा। प्रेसिडेंट विल टेक अ कॉल ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे सेकंड जज केस आया, तो ये लगातार रिफॉर्म हुए। सेकंड जज केस बोला जाता है, केस का नाम उसे। तो सेकंड जज केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ क्लैरिफाई की। उन्होंने कहा कि जो यू कैन से द सजेशन मेड बाय जुडिशरी कि जो प्रेसिडेंट जो है वो जज को अपॉइंट तो करेंगे, तो अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय प्रेसिडेंट ओनली, बट इन कंकरेंस विद द जुडिशियल एडवाइस। ओके, तो ये कंकरेंस का मतलब है, मतलब अब ये कंपलसरी माना जाएगा। तो जो भी यहाँ पे जुडिशरी ने इनपुट दिया है वहाँ से वो इनपुट लेके और उसके बाद अपॉइंटमेंट जो है वो की जाएगी, कंकरेंस विद द जुडिशियल एडवाइस। और यहाँ पे जो जुडिशरी की एडवाइस आ रही है उसके अंदर बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेले नहीं होंगे, देयर विल बी यू कैन से 2 more सीनियर जजेस। तो चीफ जस्टिस प्लस 2 more सीनियर जजेस, 3 member कोलिजियम बताया गया था। फिर हुआ थर्ड जज केस। ठीक, थर्ड जज केस के अंदर ये कहा गया कि अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर जजेस। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 लोगों का ये कोलिजियम है और ये डिसाइड करता है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग कैसे होंगी, किसको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, किसका कोई नए जजेस को अगर अपॉइंट करना है तो इनके द्वारा दिए गए सजेशन पे ही प्रेसिडेंट जो है वो एक्ट करते हैं। सो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं यहाँ पे। तो उस कोलिजियम की बात आ रही है। तो कोलिजियम का मतलब मल्टी मेंबर बॉडी होता है, अगर मुझे लिटरल सेंस में कहा जाए तो ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है और एट प्रेजेंट इसके अंदर चीफ जस्टिस प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो दिस इज़ द ब्रॉड आइडिया। अब देखो ये कोलिजियम ने क्या सजेस्ट किया है। उन्होंने एक तरीके से ट्रांसफ़र जो है, बिल्कुल उन्होंने कहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को ट्रांसफ़र कर दिया जाए टू इलाहाबाद हाई कोर्ट। और ये बवाल इतना बड़ा क्यों हो गया? बिकॉज लॉयर्स एट इलाहाबाद हाई कोर्ट दे आर सेइंग दे डोंट वांट हिम टू बी अ जज। ओके, वो कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा जाए, बट डेफिनेटली दे विल गो बाय दिस। जो कोलिजियम है उन्होंने कहा है कि विल गो बाय दिस, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। तो अब अगर आप जुडिशियल अपॉइंटमेंट को देखेंगे तो यहाँ पे कुछ एक सवाल, मींस दिस इज द प्रीलिम्स 2021 क्वेश्चन, जिसमें कहा गया एनी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज सुप्रीम कोर्ट जज बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। तो कोई भी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज को ये भी कहा ऑन रिक्वेस्ट ही होगा कि आप आइए वापस दोबारा अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, बट ये जो है प्रेसिडेंट की परमिशन के बाद ऐसा किया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज सुप्रीम कोर्ट डज। ओके, सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये करेक्ट हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल 128 के अंदर वो प्रोविज़न किया गया है कि चीफ जस्टिस जो हैं वो प्रेसिडेंट की कंसेंट से किसी रिक्वायर्ड मींस रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज को कह सकते हैं कि आप आके जो है सुप्रीम कोर्ट जज का काम करें, या फिर कोई और मतलब रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को भी ये काम किया जा सकता है, बोला जा सकता है। दूसरी चीज़ जो है आर्टिकल 215 ये कहती है कि हाई कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और उसके पास वो सारी पावर होंगी कि वो कंटेम्प्ट के लिए भी पनिश कर सकता है। एंड देन दिस पट्टक कलिथिल रामकृष्णन वर्सेस तहसीलदार केस है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। तो यू शुड हैव क्लैरिटी ऑन दिस, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, अब आगे चलेंगे यहाँ पे। तो एक बड़ी न्यूज़ है यहाँ पे, देखिए। बिफोर दैट लेट्स लुक इनटू सम अदर एस्पेक्ट्स हियर। सो अभी वाइस प्रेसिडेंट साहब ने जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को लेकर मीटिंग की है। तो एक बात आपको समझनी है, देखिए बैलेंस ऑफ पावर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एंटिटी के अंदर। ठीक,
और जुडिशरी के केस में भी ये ज़रूरी होता है। तो नॉर्मली हम लोग समझते हैं ना कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, उनको अकाउंटेबल बनाने का काम जुडिशरी कर देती है। सेम थिंग्स आर एप्लीकेबल टू जुडिशरी एज वेल, ये इनके ऊपर भी लागू होता है। तो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एक सीरियस कंसर्न्स है, बिकॉज इन इंडिया के अंदर प्रॉब्लम आती है, जजेस आर अपॉइंटिंग जजेस, ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग हो जाता है जो कोलिजियम सजेस्ट देगा। तो ये जो अपॉइंटिंग जजेस वाला सिस्टम है ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर इस टाइप की चीज़ चलती है। तो ये सब किस लिए किया जाता है? जुडिशियल इंडिपेंडेंस के नाम पे, ठीक है। तो हमें एक ऐसा सॉल्यूशन निकालना होगा कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस भी बनी रहे और कहीं ना कहीं जो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी है वो भी लाई जा सके। सो दैट इज़ समथिंग विच वी शुड प्रोवाइड फॉर। बट ये कैसे होगा, इसको लेके ही जो है थोड़ा मंथन होना चाहिए, पार्लियामेंट में मंथन होना चाहिए। सो महाराष्ट्र वांट्स कामरा टू अपोलोजाइज फॉर जोक ऑन शिंदे। तो कामरा साहब ने तो रिफ्यूज़ कर दिया है। ओके, सो अब इसके अंदर अलग अलग पहलू हैं। एक है कि डिफेमेशन, आप जो है किसी पब्लिक फिगर को डिफेम कर रहे हो, एंड अदर एस्पेक्ट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक। तो ये कॉमेडियन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है यहाँ पे, ओके। और एक चीज़ समझनी है आपको कि जो वो वेन्यू को तोड़ा गया है, ठीक है, वेंडलिज्म जो हुआ है ना, वो तो बिल्कुल ही लॉ के अगेंस्ट जाता है। सो दीज थिंग्स शुड बी लुक्ड इनटू। इन एस्पेक्ट्स को समझा जाना चाहिए कि आप इस तरीके की चीज़ कैसे कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको कोई इशू है तो गो फॉर द लीगल थिंग, आप लीगल सोल्यूशन एक्सप्लोर कीजिए। सो डिफेमेशन का केस फाइल कर सकते हैं, फ्रीडम, बट दूसरी तरफ हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच भी प्रोटेक्ट करनी बहुत ज़रूरी है। एंड दिस शुड नॉट बी अ न्यू ट्रेंड कि भाई आप जाके किसी को भी मारपीट कर दो, वो चीज़ तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। देन देर आर सम डेवलपमेंट्स इन टर्की। तो टर्की के अंदर देर इज दिस वायलेंस दैट इज गोइंग ऑन एंड 1100 पीपल दे हैव बीन डिटेन्ड, एंड दिस वायलेंस जो हुआ है वो अर्दोगान के अगेंस्ट जो है ये वायलेंस है, ठीक है। तो सिटिंग प्रेसिडेंट के अगेंस्ट ये हो रहा है, एंड ये इस तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं। बट अर्दोगान इज़ नोन टू बी अ डिक्टेटर, तो उसी डिक्टेटोरियल जो है एक्टिविटी के तहत, अथॉरिटेरियन हैं थोड़े, उन्होंने ये सारे जो है वहाँ पे लोगों को नुकसान पहुँचाया है, मीन्स अरेस्ट किया है। ओके, तो ऐसा देखा जाता है कि जहाँ पे भी कोई लीडर राइज करता है उसको कर्ब कर दिया जाता है। तो ही इज़ डूइंग दिस थिंग ओनली। टर्की में भी वो ऐसा ही कर रहे हैं। सो दिस इज़ द पॉइंट हियर। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, परमाफ्रॉस्ट से जुड़ी हुई चीज़ समझेंगे कि वाई इट्स अ सीरियस थिंग। बहुत ज़्यादा हमें थोड़ा वॉचफुल होना चाहिए क्लाइमेट चेंज को लेके, ओके, बिकॉज सिचुएशन इज़, यू कैन से, अगर ये परमाफ्रॉस्ट जो है ये पिघलती है तो हमें काफ़ी नुकसान होगा। सो नाउ यू शुड नो अबाउट व्हाट इज़ परमाफ्रॉस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देखो, ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ये ऊपर लैंड है लेकिन लैंड के नीचे बर्फ़ है। सो दिस इज़ हाउ परमाफ्रॉस्ट एग्जिस्ट। हमें ओपन से नहीं दिखेगी लेकिन ये नीचे होती है। सो दिस फ्रोजन सॉयल और सेडिमेंट और रॉक, इट रिमेन्स इन दैट फ्रोजन स्टेट 2 साल से ज़्यादातर जो है वो अगर फ्रोजन स्टेट में रहती है और नीचे धरती के नीचे, तो उसे परमाफ्रॉस्ट बोल दिया जाता है। बहुत सारा ऑर्गेनिक कार्बन है इसके अंदर, मीथेन है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, वो सब कुछ है यहाँ पे। तो कंसर्न ये है कि इफ़ दिस परमाफ्रॉस्ट इज़ मेल्टिंग, और जो कि हो रहा है, जब ये मेल्ट होगी, और ये सब किस लिए हो रहा है? ग्रीन हाउस गैस एमिशन की वजह से हमारे यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ओके, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये मेल्टिंग हो रही है, तो टेम्परेचर राइज कर रहा है। तो उस वजह से अगर ये मेल्ट करता है तो देन इट एड्स अप टू अ सीरियस कंसर्न, बहुत बड़ा कंसर्न होगा। बिकॉज यहाँ पे सिर्फ आपकी जो लैंड है वो नीचे धंस जाएगी। सो एज यू कैन सी हियर, ये नीचे है और ये बर्फ़ अगर पिघलती है तो द होल वॉल्यूम विल कम डाउन, वो नीचे आ जाएगा, तो स्टेबिलिटी जो है वो ख़राब हो जाएगी आपके माउंटेन्स की, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी नुकसान होगा। दैट विल बी द फर्स्ट थिंग। देन देर कैन बी अ केस फॉर फ्लडिंग जैसी चीज़ भी हो सकती है। एंड ये जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है, जो यहाँ पे मीथेन है, ये कार्बन जो है ये आपके एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा, ठीक है। सो एज इट विल बी रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर, इट विल फर्दर एग्जिबिट द ग्रीन हाउस गैस, दोबारा ग्लोबल वार्मिंग जो है ये करेगा। तो ये बहुत ही कंसर्नफुल चीज़ें हैं जो यहाँ पे हमें पॉइंट आउट की हैं। तो एट प्रेजेंट कश्मीर के अंदर क्या सिस्टम है कि 64% ऑफ जोग्राफिकल एरिया वो परमाफ्रॉस्ट के अराउंड ही चलता है। वहाँ पे कंटिन्यूस कवरेज भी है 26%, बट इट इज़ देयर इन, यू कैन से, डिसेंट क्वांटिटी, अच्छी खासे नंबर में है ये। तो अगर ये मेल्ट आउट होती है तो इट विल बी अ वेरी कंसर्नफुल थिंग फॉर अस, हमारे सबके लिए बहुत नुकसानदायक जो है ये चीज़ होगी।
और लॉन्ग रन में तो हमें इसका नुकसान होना ही होना है. सो दिस इज़ वेरी अलार्मिंग थिंग फॉर अस. ये परमाफ्रॉस्ट जो है ये नहीं मेल्ट होनी चाहिए थी. अच्छा, अब आप एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे थोड़े फैक्ट्स हैं जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझने हैं. सो देर इज़ दिस पेस्टोरूरी ग्लेशियर. ओके, क्योंकि यूपीएससी ने पहले भी इस तरीके के सवाल पूछे हैं. एक बार बाइकल लेक पे पूछा था. ओके, लेक बाइकल पे, तो वो भी एक तरीके से उधर भी पानी नहीं था, तो दैट्स वाई द क्वेश्चन वाज फ्रेम्ड. अब देखो, ये पेस्टोरूरी ग्लेशियर जो है ये पेरू के अंदर एग्जिस्ट करता है. अब किसी समय पे यहाँ पे इस ग्लेशियर के अंदर स्कीइंग होती थी. स्कीइंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अभी ये ग्लेशियर एक्सटिंक्ट हो गया है. ठीक है, तो ये प्रेजेंट सिचुएशन है यहाँ पे. तो राइट नाउ दिस पर्टिकुलर ग्लेशियर इट हैज़ बीन इन दिस स्टेट ऑफ एक्सटिंक्शन. तो बहुत ही अलार्मिंग है हमारे लिए, बहुत ही बड़ा रिस्क है जिसको हमें ठीक करना होगा. ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है, सो दिस इज़ द की पॉइंट. ये सारे पॉइंट्स हैं. अच्छा, अब देर आर सम ग्लोबल इनपुट्स, बहुत सारे ग्लोबल इनपुट्स हैं. सो ग्लेशियर्स लूजिंग आइस एट अ रिकॉर्ड लेवल अराउंड द ग्लोब, दिस इज़ व्हाट यूनाइटेड नेशन इज़ पॉइंटिंग आउट. तो बहुत बड़े लेवल पे जो है यहाँ पे आइस लूज़ कर रहे हैं, तो काफ़ी सीरियस है ये सारी चीज़ें. ठीक है, सो दिस इज़ द की पॉइंट. अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो एडिटोरियल आया है, दैट इज़ रिलेटेड टू इंडिया चाइना रिलेशन. तो इंडिया चाइना रिलेशन पे कई बार सवाल किए गए हैं. तो साउथ चाइना सी पे क्वेश्चन किया गया था मेंस 2016 में, एंड देयर वाज दिस क्वेश्चन ऑफ यूएस चाइना राइवलरी. तो उसको लिंक भी हमें अपने यहाँ से करना होता है. ठीक है, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया चाइना रिलेशन, तो एक तरीके से एक डिफ़िकल्टी ये है कि हमें दोनों को बैलेंस करना है. सो दिस इज़ द प्रेजेंट थिंग हियर, बिकॉज कहीं ना कहीं रशिया जो है वो चाइना के साथ है. दिस इज़ द ग्रुपिंग दैट वी हैव, प्लस यूएस के साथ थोड़ा वेस्टर्न कंट्रीज जाते हैं. तो हमारे लिए ये जो बैलेंसिंग एक्ट होता है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी कभी. ओके, सो दिस इज़ वन थिंग. अच्छा, अब मीन्स वेन एवर यू आर एड्रेसिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, आपको यूएस चाइना का क्वेश्चन तो वो डिबेट तो करनी ही करनी है अपने आंसर के अंदर. तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि चाइना के साथ हमारे रिलेशन थोड़े इंप्रूव हो गए हैं. जो लद्दाख में इनकर्जन हुआ था, डिसएंगेजमेंट हो गया है, नॉर्मलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं. प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्टेटमेंट भी आई है, सो ही इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट पीस, शांति की बात हो रही है. ठीक है, एंड देर आर सम कंसर्न्स. फर्स्ट इज़ दिस, चाइना इज़ द मेजर ट्रेडिंग पार्टनर, तो हम आउटराइटली डिपेंडेंट हैं चाइना के ऊपर. ये पहली चीज़ है. दूसरी चीज़, आपको ये भी समझना है कि ट्रेड डेफिसिट भी फिर बहुत ज़्यादा है. ट्रेडिंग पार्टनर तो हैं, लेकिन ट्रेड डेफिसिट जो है इट इज़ रियली अलार्मिंग, काफ़ी बड़ा है, मोर देन $100 बिलियन. ओके, सो ये डेफिसिट है. बायलैटरल ट्रेड तो हमारा $130 बिलियन के राउंड होगा. ओके, बट ट्रेड डेफिसिट इटसेल्फ इज बिगर देन यू कैन से $100 बिलियन. और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है यहाँ पे, वो हमें एक्सेस नहीं देता. अच्छा, अब एक पॉइंट आपको समझना है कि हमें कुछ एक स्ट्रैटेजिक कंडीशंस को ध्यान में रखना होगा. सो वन इज़ दिस, वी आर मेंबर ऑफ क्वाड. ओके, क्वाड नेशंस के अंदर हम हैं साथ में. सो दिस इज़ वन थिंग, एंड एट वन एंड हमें काउंटर करना है चाइना को. दिस इज़ देयर इन आवर माइंड, बिल्कुल ये हमारे दिमाग में है. The other point that one has to understand is this, we are also part of Shanghai Cooperation Organization. हम उधर भी हैं. तो ये कंटेक्स्ट है जो आपको मालूम होना चाहिए. मतलब SCO के अंदर we are partner of China as well. तो हमें चीज़ों को बैलेंस करके ही आगे चलना है. चाइना इज़ आवर नेबर एंड वी कैन नॉट मीन्स रिप्लेस दैट. तो आपको उस रियलिटी के साथ समझना है और भाईचारा मेंटेन करना होता है. सो पॉइंट इज दिस, दैट वट एवर पीसफुल पॉलिसी दैट वी आर कमिंग अप विथ, हमें अपनी मिलिट्री इन्वेस्टमेंट को रोकना नहीं है. वी शुड कंटिन्यू टू वर्क अपॉन मिलिट्री पार्टनरशिप. तो ये जो मालाबार एक्सरसाइज एंड अदर एंगेजमेंट्स दैट वी आर हैविंग, दैट शुड गो ऑन. वो बिल्कुल एज इट इज़ चलती रहनी चाहिए, बिकॉज वी नेवर नो सिचुएशन कब वर्स्ट हो जाए. तो ये पॉइंट हमें समझना ज़रूरी है. और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से कि आपको डिफेंस बजट के ऊपर पूरा फोकस करना पड़ेगा कि किसी भी हालात में आपकी मिलिट्री कैपेबिलिटी जो है वो डाउन नहीं होनी चाहिए. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर. ओके, इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा. तो दैट एंगेजमेंट शुड गो एज इट इज़. अलॉन्ग विद दैट वी शुड टॉक अबाउट पीस विद चाइना. बिल्कुल शांति तो हमें चाहिए यहाँ पे. सो दैट इज समथिंग दैट वी कैन हैव. तो आइडिया इज दिस, एक तरफ डेटरेंस, मिलिट्री डेटरेंस, और दूसरी तरफ स्टेबिलिटी. तो मिलिट्री डेटरेंस के अंदर नेवी का ऐसा एरिया है जिसके ऊपर हमें कंटिन्यूसली काम करना चाहिए. एयरफोर्स एक ऐसी एंटिटी है जो थोड़ी निगलेक्ट हुई है, तो वी शुड हैव फोकस ऑन इट एज वेल. उसके ऊपर भी हमारा फोकस ज़रूर होना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज समथिंग वी शुड बी देयर इन आवर माइंड.
तो नेक्स्ट एडिटोरियल जो है यहाँ पे दैट इज रिलेटेड टू द फूड वेस्टेज. ओके, सो देर आर सम फाइंडिंग्स. तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का फूड वेस्ट इंडेक्स जो है वो रिलीज़ हुआ है. तो उन्होंने एक चीज़ बताई है कि नियरली 20% ऑफ द कंज्यूमर अवेलेबल फूड जो है उतने के अमाउंट का वेस्ट किया हमने पूरी दुनिया ने. 1.05 बिलियन टन ऑफ फूड इट वाज वेस्टेड, और इंडिया जो है वो सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स में से एक है. तो पर कैपिटा वेस्ट इंडिया के अंदर 55 केजीज है. हर साल 55 किलो फूड जो है हमारे यहाँ पे पर कैपिटा एक इंडिविजुअल वेस्ट कर रहा है. ठीक है. अच्छा, फर्स्ट नंबर पे चाइना है. तो फर्स्ट नंबर पे चाइना है, सेकंड पे है इंडिया, सेकंड ओनली टू चाइना. ठीक है, तो ये लिखा हुआ है. तो इंडिया फर्स्ट नंबर पे नहीं है, सेकंड नंबर पे है. ठीक है. सो अमंग द टॉप कंट्रीब्यूटर्स में तो है. फूड वेस्ट होता है हमारे यहाँ पे बहुत. अच्छा, फूड वेस्टेज के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं. तो एक तो एडिबल हम लोग खाना बना के वेस्ट कर रहे हैं, प्लस वो भी है जो सप्लाई चेन हमारा अच्छा नहीं है. मतलब आपके पास वेयर हाउसेज अगर अच्छे नहीं होंगे तो वो खाना वेस्ट ही होगा. और पेरिशेबल जो फूड क्रॉप्स होती हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है यहाँ पे. ओके, सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ देयर. ये सबसे ज़्यादा नुकसान वाली चीज़ें हैं. एंड दिस फूड लॉस इट अकर्स अर्लियर ड्यू टू द पुअर स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग. वो हमें पता है बिल्कुल. पेरिशेबल फूड्स के लिए तो मतलब बहुत ही कम स्कोप है यहाँ पे, और किसान भी इससे नुकसान पे आता है. ठीक है. सो फूड वेस्टेज अकाउंट्स फॉर 10 to 12% ऑफ इंडियाज म्यूनिसिपल वेस्ट, कंट्रीब्यूटिंग टू मिथेन एमिशन. देखो कितनी खतरनाक चीज़ है ये, क्योंकि वो खाना सड़ के मिथेन रिलीज करता है विच इज़ अगेन अ ग्रीन हाउस गैस. तो ये ग्लोबल वार्मिंग में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है. देन ग्लोबल फूड लॉस एंड वेस्ट जनरेट 8 to 10% ऑफ एनुअल ग्रीन हाउस गैस एमिशन. बहुत बड़ा है नंबर. सोशल इनजस्टिस है ये बिल्कुल. डिस्पाइट हाई प्रोडक्शन, फूड इनसिक्योरिटी भी है यहाँ पे. तो ये पैराडॉक्स एग्जिस्ट करता है इंडिया के अंदर. एक तरफ फूड इनसिक्योरिटी है, दूसरी तरफ आपका खाना वेस्ट हो रहा है. तो कितनी बड़ी अलार्मिंग है ये चीज़. ओके. और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे यहाँ पे देखो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को ये भी कहा था कि आपके जो बफर स्टॉक है उसमें खाना सड़ जाता है, उसकी बजाय वो खाना लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. बिल्कुल बोला है यहाँ पे. तो सोशल इनजस्टिस का गोल ऐसा है कि हमें ज़ीरो हंगर ये लेके आना है. फूड वेस्टेज को रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी होगा यहाँ पे. सो दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट हेयर. अब रीज़न फॉर फूड वेस्ट क्या है. देखो हाउस होल्ड फैक्टर में क्या होता है, ओवर परचेजिंग हो जाती है, आपकी मील प्लानिंग पुअर होती है, आपके पास स्टोरेज जो है वो लिमिटेड है. तो दैट इज़ वन थिंग हियर. पुअर रेफ्रिजरेशन, लोगों के पास जो है ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है. ओके. तो ये हाउस होल्ड लेवल पे जो है ये फूड वेस्टेज होती है. तो इफ़ वी हैव प्रॉपर दीज फैसिलिटीज़, सिचुएशन अपने आप बेटर हो जाएगी. अब देखो ये सब इस पे डिपेंड करता है, ये हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे डिपेंड करता है. ठीक है. सो जैसे जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो हमारा इम्प्रूव हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लोगों के घरों में पहुंच रही है, सो थिंग्स आर इम्प्रूविंग. वहाँ से इम्प्रूवमेंट अक्सर देखा जाता है. ठीक है ना. सो दैट इज़ समथिंग विच वी हैव टू कीप इट इन माइंड. वो ज़रूर है. हाउस होल्ड लेवल पे आपको स्मार्ट मील प्लानिंग करनी चाहिए, एफिशिएंट स्टोरेज हो. लेकिन मैं बता रहा हूँ ये सब अफोर्डेबिलिटी पे है भाई. सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते. ये कहना आसान है, लेकिन क्या गरीब जनता है जहाँ पे 10 घंटे 12 घंटे लाइट जा रही है, तो आप उस सिचुएशन में क्या उनको बोलोगे अपना जो है स्टोरेज भी बढ़िया कर लो. नाउ दे डोंट हैव द पेइंग कैपेसिटी, दे कैन नॉट अफोर्ड कि 10,000 रुपये का फ्रिज लेके आएंगे. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स. इकोनॉमिक्स है, हाउस होल्ड इकोनॉमी है, उसको भी ध्यान में रखना होता है. सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर. ये सब मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे लिखना आसान है, बट रियलिटी इज दिस. ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. ओके. सो अगर आप ये फूड वेस्ट को रिड्यूस कर देते हो, आइडिया ये है कि एक तो फूड सिक्योरिटी आ जाएगी, सोशल इनइक्वालिटी आप एड्रेस कर पाओगे, एंड देन यू विल बी एबल टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है उसको आप कंट्रोल कर पाओगे. तो हमें एक कोलैबोरेटिव वे में फूड मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो यहाँ पे डेवलप करना होगा. टेक हेल्प फ्रॉम NGOs, इनके साथ मिलके, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ मिलके वी कैन एक्सप्लोर समथिंग. कुछ ऐसा कर सकते हैं, सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. सो दैट इज समथिंग विच कैन बी, यू कैन से, फैसिलिटेटेड हियर. अब बात करते हैं DNA पॉलीमॉर्फिज्म की. तो DNA जो है हमारे सेल्स में प्रेजेंट है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, एंड देन दिस ईच DNA इट हैज़ 46 यू कैन से DNA मॉलिक्यूल्स. हर एक इंडिविजुअल में 46 DNA मॉलिक्यूल्स होते हैं. ओके. 23 फ्रॉम ईच पेरेंट, एंड ये हमारे अंदर पैक्ड होते हैं. और DNA जो है वो हमारे क्रोमोसोम्स में भी होते हैं. देखो सेल का पार्ट है क्रोमोसोम्स, वहाँ पे भी DNA होते हैं. क्रोमोसोम कंटेन 3 you can say contain 6.5% of total DNA. ओके. तो ये पॉइंट याद रखना है.
तो इट कंटेन्स 6.5% ऑफ डीएनए, लेकिन मेजर डीएनए आपके बाकी बॉडी में रहता है। अब देखो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ये डीएनए जो है ना ये वेरिएशंस लेके आता है। सो पॉलीमॉर्फिज्म इज वेरिएशन इन डीएनए दैट हेल्प्स टू डिफरेंशिएट एन इंडिविजुअल। सो आपका और मेरा, हम सब का जो डीएनए स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये हम इस पॉलीमॉर्फिज्म को देखते हैं, साथ साथ जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आ रही है हमारे पेरेंट्स से, हमारे फोर फादर्स से, वो भी इसी के अंदर होती है। जो कंटिन्यूटी रहेगी आगे वाली जनरेशन को, वो डीएनए जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जाएगी, वो भी इसी सिस्टम के थ्रू जाएगी। तो आपके जो फैमिलियल कनेक्शंस हैं, आइडेंटिफिकेशन है, वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। और ये एक तरीके से एसटीआर की फॉर्म में है, दैट इज़ शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। तो आपके यहाँ पे जो डीएनए है वो रिपीट होता है मल्टीपल टाइम्स, ओके। एक स्ट्रक्चर ऐसा बनता है कि मल्टीपल रिपीटेशन होते हैं और साथ साथ वेरिएशन भी होते हैं उसके अंदर। अगर आप डीएनए मॉलिक्यूल का डायग्राम देखोगे वो उस तरीके से होगा। अच्छा, अब चीज़ें ऐसी हैं, एक होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग is basically a technique that is used to amplify the scientific DNA segments. आप उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, आप उसको हीट अप करेंगे सेपरेट स्टैंड में, ओके, एंड देन यू कैन से कुछ एडिशन अगर आप उसमें मीन्स हो जाती है तो वो भी आप लेके आएंगे। सो बेसिकली इसमें आप एनालाइज करते हैं। The analysis part will be carried out in this DNA fingerprinting, ठीक है। So DNA is analyzed using the capillary electrophoresis, पहली चीज़ इसके थ्रू भी आप एनालाइज कर सकते हो, ओके। एंड ईच यू कैन से इंडिविजुअल हैज़ अ यूनिक DNA फिंगरप्रिंट, ओके। मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़ के, मोनोजाइगोटिक ट्विंस का जो है वो उनका DNA फिंगरप्रिंट सेम भी हो सकता है। उनके अलावा जो ईच इंडिविजुअल्स हैं उन सब का डीएनए फिंगरप्रिंट डिफरेंट होता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल क्या कर सकते हो, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप फाइंड आउट करने में ये हेल्प कर सकता है। इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप जो है क्राइम्स को सोल्व कर सकते हो, किसी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर सकते हो डिजास्टर साइट पे, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम बहुत होती है कि बॉडीज़ जो हैं वो मतलब दे आर नॉट इन गुड शेप कि आइडेंटिफाई करना इतना आसान हो। तो वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती हैं और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो ज़रूर यहाँ पे हेल्प आउट करता है हमें। तो मूविंग टू दिस पार्ट हेयर, अब देखो यहाँ से सीधा चलेंगे हम इंटरनेशनल पेज पे। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग नाउ। बिफोर दैट एक चीज़ और बताई गई है यहाँ पे, सो द नीड फॉर लोकलाइज्ड अर्बन एजेंडा। तो देखो एक चीज़ हमें समझनी है कि अर्बन, जब हम प्लानिंग की बात करते हैं ना, या अर्बन कोई स्कीम हम लेके आते हैं, तो उसको एक चीज़ समझनी है कि अर्बन जो ग्रोथ है वो इंडिया के अंदर अलग अलग सेंटर्स में डिफरेंट है यहाँ पे, ठीक है। साउथ के अंदर डिफरेंट अर्बन ग्रोथ होगा, नॉर्थ के अंदर अर्बन लेवल ऑफ डिफरेंट ग्रोथ होगा। तो कैसे मैं बता रहा हूँ, मान लो ये सिटी है आपका, नॉर्मली ऐसा देखा गया कि सिटी के पेरिफेरी में लेस इनकम ग्रुप वाले जनता है, क्योंकि वो सिटी में अफोर्ड नहीं कर सकती, ठीक है। ये एक पॉइंट है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। नाउ यू हैव प्लेस लाइक चंडीगढ़। चंडीगढ़ के केस में क्या है, पेरिफेरी के अंदर देर आर पीपल इवन विद यू कैन से रिच पीपल आर हैविंग होम्स। तो यहाँ पे ऐसा भी है सिस्टम, ठीक है ना। तो ये मैं इसीलिए समझाया जा रहा है कि जब आप अर्बन प्लानिंग करो, हैव लोकलाइज्ड एजेंडा। यू कैन नॉट हैव द सेम प्लान फॉर द होल कंट्री। आप सेम प्लान के साथ पूरे देश के लिए नहीं कर सकते हो, बिकॉज अर्बन सेंटर्स की बात करें नाउ, दिल्ली एंड मुंबई दे हैव अ डिफरेंट अर्बनाइज सिस्टम। वहाँ पे अलग चल रहा है सिस्टम अर्बनाइजेशन का, बाकी पार्ट्स ऑफ द कंट्री में अलग चल रहा है। तो आपको उस एरिया स्पेसिफिक सोल्यूशन को एक्सप्लोर करना है। दैट्स व्हाई दे आर सेइंग ना, लोकलाइज्ड अर्बन एजेंडा आपका होना चाहिए। सो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है। और बहुत सारी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं, वन साइज फिट ऑल से चल रही हैं, उससे काम नहीं चलेगा। वी हैव टू थिंक इन दीज डायरेक्शन, ओके। इस दिशा में भी हमें सोचना है। सो मूविंग फॉरवर्ड टू, सीधा चलते हैं इंटरनेशनल पेज पे। तो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, तो अभी बातचीत चल रही है, गॉड नोज हाउ थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट, बट दिस इज द प्रेजेंट सिचुएशन अभी चल रहा है। नाउ ईरान इज ओपन टू इनडायरेक्ट न्यूक्लियर टॉक्स। नाउ दीज टॉक्स आर इम्पॉर्टेंट। अगर यहाँ से कुछ फ्रूटफुल आता है तो इंडिया को इसमें मेजर बेनिफिट होगा, ओके। तो फर्स्ट बेनिफिट क्या होगा, ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। दूसरा बेनिफिट, हम छाबहार पोर्ट के साथ अच्छे से उसका यूटिलाइज कर पाएंगे।
तीसरा ये होगा कि चाइना को भी हम बैलेंस कर पाएंगे, बिकॉज अभी क्या है ना कि बिकॉज ऑफ द यूएस सैंक्शंस वी आर नॉट एंगेजिंग विद ईरान, बट चाइनीज दे आर डूइंग बिजनेस विद ईरान। चाइना तो ईरान के साथ बिजनेस अभी भी कर रहा है, तो वो चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक है, ठीक है। अब जब सैंक्शंस हट जाएंगे तो फिर हम खुल के बिजनेस करेंगे। तो दिस इज वन पॉइंट हेयर। देन देर इज दिस डेवलपमेंट, इंडिया एंड चाइना लाइकली टू बी हिट एज ट्रम्प स्लैप्स टैरिफ ऑन कंट्रीज बाइंग वेनेजुएलियन ऑयल। तो जो भी वेनेजुएला से ऑयल ले रहा है उसके ऊपर जो है टैरिफ लगा रहे हैं ट्रम्प साहब, और इंडिया और चाइना दोनों ही वेनेजुएला से ऑयल ले रहे थे, तो अब हमें नुकसान होगा। अब इस तरीके की काम जो है यूएस करता है, तो दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू डू फुल बिजनेस विद यू कैन से ईरान। तो ये दिक्कत है यहाँ पे। अब देर इज दिस डेवलपमेंट, इजिप्ट मेक्स अ न्यू ट्रूस ऑफर एज इजरायली स्ट्राइक्स गाजा, इट किल 65। ओके, सो अब ये चल रहा है एफर्ट, गॉड नोज व्हेन द पीस विल बी रीस्टोर्ड। थोड़े टाइम का पीस था वो, प्रॉब्लम फिर दोबारा बन जाती है। सो दिस इज द पॉइंट हेयर। So this is something that we have for today's class. Thank you very much.